नमस्कार दोस्तों, द लीशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इस यूनिट फर्स्ट में जो हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन है, ये वाला हम लोगों ने इसको पढ़ना प्रारंभ किया था और इसमें हमने जीएच मीट को पढ़ लिया है, अल्फ्रेड शुल्ट्ज को पढ़ लिया है, हेराल्ड गारफिंकल पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हेराल्ड गारफिंकल का लेक्चर नंबर 2 है, यानी इसमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थ्योरी में पूरी आपको पढ़ा चुका हूँ। हमने इरविन गॉफमैन को भी पढ़ लिया है। अब इसमें कार्ल मैनही और क्लिफोर्ड गिट्स रह गए हैं, तो हम इनको भी 1-2 दिन में पढ़ लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा एथनोमेथोडोलॉजी पर चर्चा कर लेते हैं और इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, इनमें आए हुए सारे प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेंगे। तो एथनोमेथोडोलॉजी हमने आपको समझा दिया था कि एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध स्वरूप आया है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद के ये क्रिटिक्स में एथनोमेथोडोलॉजी का जन्म हुआ, प्रकारवाद के क्रिटिक्स के कारण एथनोमेथोडोलॉजी का जन्म हुआ और एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो माइक्रो थ्योरीज में इसको शामिल किया जाता है। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी जो 1967 में पुस्तक आई गारफिंकल की, इसमें इन्होंने बताया कि एथनो का मतलब क्या होता है। एथनो का मतलब है जनसाधारण, मेथडो का मतलब है विधि या पद्धति और लॉजी का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। अर्थात जनसाधारण जो अपने दैनिक जीवन में जिन विधियों का अध्ययन करती है, जिन विधियों का प्रयोग करती है, उन विधियों को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही एथनोमेथोडोलॉजी कहलाता है। एथनोमेथोडोलॉजी की अपनी अवधारणा में जो टर्नर है, इन्होंने रिफ्लेक्सिव एक्शन के बारे में बताया, यानी वह एक्शन जिसके केंद्र में कौन होता है, व्यक्ति होता है। जैसे कर्मकांड या पूजा पाठ इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो हमारी सारी रिफ्लेक्सिव क्रियाएं हैं, जिसके केंद्र में कौन है, व्यक्ति। और अगर आप इसको बहुत विस्तृत तरीके से देखना चाहते हैं तो इसका बस पहला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अभी तो मैं केवल बस रिवाइज करवा रहा हूँ। इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग की भी बात की है टर्नर ने और बताया है कि शब्द का अर्थ जो है वो संदर्भ जैसी परिस्थिति बदलती है और शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। तो इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग की बात भी टर्नर ने की। एथनोमेथोडोलॉजी की अवधारणा ये सारी हमने बता दी थी। हेराल्ड गारफिंकल अपनी पुस्तक जो 1967 में आई स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में कहते हैं कि जनसाधारण द्वारा प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों को जब हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो उसको एथनोमेथोडोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। टर्नर ने कहा था एथनोमेथोडोलॉजी में आत्मवाचक यानी रिफ्लेक्सिव और अनुक्रमणिका द्वारा अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, यानी इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था पहले वाले लेक्चर में, इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में सीधा हेराल्ड गारफिंकल के मतलब नाम आया है। तो हेराल्ड गारफिंकल जो है ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और एथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। इनकी पुस्तक है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी जाएगी भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो हेराल्ड गारफिंकल अपनी एथनोमेथोडोलॉजी की जो पद्धति है इसमें ये बताते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी में हम अकाउंटिंग, पहले तो एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ हम बता ही चुके हैं आपको ऊपर कि एथनो का मतलब है जनसाधारण द्वारा प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों को जब हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो वही एथनोमेथोडोलॉजी कहलाता है। अपनी एथनोमेथोडोलॉजी की पद्धति में इन्होंने 2 विशेषताएं बताई। एक तो अकाउंटिंग और मीनिंग के जो विवरण और अभिप्राय क्या है कि कर्ता अपने अनुसार किसी भी परिस्थिति को देता है। मैंने पेंटिंग का इसमें उदाहरण दिया था, आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो लेक्चर दे दीजिए। और इसमें भाषा और अभिप्राय का बहुत ज्यादा महत्व की बात करते हैं। ठीक, अपने अध्ययन विधि के रूप में एथनोमेथोडोलॉजी में हेराल्ड गारफिंकल पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी जो अध्ययन है इस पर बल देते हैं। इसके अलावा एथनोमेथोडोलॉजी में ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं। इत्यादि सिद्धांतों का मतलब है एक्सेट्रा जो थ्योरी थे उसकी इन्होंने बात की है, डॉक्यूमेंट्री मेथड की बात की और इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दृष्टिकोण की पारस्परिकता, सामान्य यथार्थ की ये बात करते हैं, इंडेक्सिकलिटी की बात करते हैं और रिफ्लेक्सिव एक्शन की भी बात करते हैं, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। इन सबको मैंने आपको वीडियो 1 या हम कहें कि लेक्चर 1 में मैं आपको इन सब के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बात नहीं है। आत्मवाचक क्रियाएं वही हैं जैसे ईश्वर की पूजा पाठ करना, आराधना करना, ये सारी आत्मवाचक क्रियाएं। निर्देशिका का मतलब वही है कि संदर्भ जैसे बदलता है, स्थिति जैसे बदलती है, शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। ठीक,
डॉक्यूमेंट्री मेथड का मतलब है जब हम समाज को वास्तविक यथार्थ रूप में देखना चाहते हैं तो समाज को हमें एक दस्तावेज के रूप में देखना पड़ता है, यानी व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है वही एक प्रकार की प्रलेखी विधि है, ये हेराल्ड गार्फिंकल कहते हैं। और ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको बस का एक उदाहरण दिया था, ठीक है, कि बस में कैसे लोग बैठते हैं, यदि कोई खाली बस है तो कोई किसी के बगल में बैठ जाए तो लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं, वो सब इस एक्सपेरिमेंट जो आपका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट होता है, ये सब उसकी अध्ययन की सामाजिक यथार्थ, स्व की अभिव्यक्ति, ज्ञान, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे हम पिछले साल के आए हुए सारे प्रश्नों पर। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि संवादात्मक विश्लेषण, अगर आपको याद होगा तो पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि संवादात्मक विश्लेषण पद्धति जो है वो एथनोमेथोडोलॉजी का भाग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निर्जातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया। देखो फर्स्ट टाइम प्रयोग कब किया गया, तो आपको याद रखना है 1940 में। व्यवस्थित रूप से अध्ययन कब किया गया, 1970 में, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। प्रथम बार आया तो 1940 यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव एक्शन, किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि निर्जातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी है, यानी रिफ्लेक्टिव एक्शन की बात कौन कर रहा है, तो आपको पता है, अभी मैं पढ़ा के आया हूं। टर्नर ने भी रिफ्लेक्टिव एक्शन की बात की है और हेराल्ड गार्फिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी में रिफ्लेक्टिव एक्शन की बात की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गार्फिंकल ने जो लोक विधि शास्त्र है, यानी जो एथनोमेथोडोलॉजी है, कि अपनी व्याख्या में किन विधियों का प्रयोग किया, तो सारी विधियां मैं आपको बता के आया हूं। डॉक्यूमेंट्री मेथड से अपनाते हैं, बिल्कुल अपनाते हैं। विच्छेदन बिल्कुल नहीं अपनाते, ऐसी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। दृष्टिकोण की पारस्परिकता मैं बता के आया हूँ। जो ईटीसी एटसेट्रा थ्योरीज है, ये भी मैं आपको बता के आया हूँ। यानी गार्फिंकल अपनी थ्योरी में डॉक्यूमेंट्री मेथड का प्रयोग करते हैं, दृष्टिकोण की पारस्परिकता का प्रयोग करते हैं और अन्य सिद्धांतों की भी बात करते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विश्लेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है। देखो ये सैद्धांतिक पर्सपेक्टिव में सामाजिक यथार्थ बोध, अभी मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ, यथार्थ बोध हम किस में करना चाहते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी में और हेराल्ड गार्फिंकल। अगर आप अच्छे से पीडीएफ पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें लिख रखे हैं थ्योरी के रूप में, कि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ी ठहर के आपको पीडीएफ और लेक्चर सुनने की आवश्यकता है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोक लिखा है या लोक कहें या लोक संस्कृति अपने और उनके परिवेश के भीतर अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्विज्ञान का प्रयोग, निर्जाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है, आप लोग इसको पहचान सकते हो कि एथनोमेथोडोलॉजी से कौन जुड़े हुए हैं, तो उसमें आ जाएगा हेराल्ड गार्फिंकल। हेराल्ड गार्फिंकल ने 1967 में एक पुस्तक लिखी, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। और एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन की जो अपनी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में लोग कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, उन पद्धतियों को जहां वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, तो वही हमारा निर्जाति पद्धति शास्त्र कहलाता है। केंद्रित अंतःक्रिया मैं आपको कई बार बता चुका हूं। फोकस्ड इंटरेक्शन की बात इरविन गॉफमैन ने की है। रिफ्लेक्टिव एक्शन की बात अल्फ्रेड, परावर्तक क्रिया और अंतःक्रिया की बात कौन कर रहा है, अल्फ्रेड शुट्ज कर रहे हैं। संप्रेषण क्रिया की बात हेराल्ड हेबरमास ने की है, कम्युनिकेटिव एक्शन की। और विसंस्थानीकरण की बात लकमैन ने की है। 1 2 3 इसके सही है। इंडेक्सिकलिटी, निर्देशात्मकता, इंडेक्सिकलिटी की बात अब आपको इतनी बार पढ़ा के आया हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही पहचान लेंगे, ठीक। इंडेक्स वही प्रश्न फिर आ गया, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट अभी मैं बता के आया था। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया, हेराल्ड गार्फिंकल ने। क्या, एथनोमेथोडोलॉजी में कि लोगों की जो सामान्य धारणा है, जब आप अपनी सामान्य धारणा से हटकर व्यवहार करते हो तो वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और इस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने बस का एक उदाहरण दिया। लाइफ वर्ड की बात कौन करते हैं, अल्फ्रेड शुट्ज ने किया। लाइफ वर्ड क्या है, आपके आसपास की जो दुनिया है वो आपका लाइफ वर्ड कहलाता है, ठीक है। ये कहते हैं ये लाइफ वर्ड जो है, व्यक्ति इसको पैरामाउंट रियलिटी की तरह मान लेता है,
सर्वोच्च यथार्थता की तरह स्वीकार कर लेता है और इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, और जिसके आधार पर हम क्या है कि यथार्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि आपको वास्तविक यथार्थ तक जाना है तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड और पैरामाउंट रियलिटी से खुद को अलग करना पड़ेगा। हमें जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा लाइफ वर्ड है, हमें इस पर एक ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप दूसरे ग्रह से आए हुए कोई व्यक्ति। ड्रामेटोलॉजी इरविन गॉफमैन, ये तो बहुत ही आसान है, सबको आता है और इरविन गॉफमैन में पढ़ा भी चुका हूँ। सोशल कंस्ट्रक्शन ये पीटर बर्जर और लकमैन का है, तो आप देख लेना कौन सा आंसर इसमें चलेगा। एक्सचेंज जो थ्योरीज है इसमें पीटर ब्लाउ होंगे इसमें, ठीक है, तो इसका पीटर ब्लाउ हो जाएंगे। ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इरविन गॉफमैन। आत्मनिष्ठता अल्फ्रेड स्विट्ज ने बात की है इंटरसब्जेक्टिविटी की, और इंडेक्सिकलिटी की बात हमारे गारफिंकल ने की है, ठीक है, तो आपको कई बार बता के आया हूं मैं इंडेक्सिकलिटी। गारफिंकल के अनुसार निर्जाति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख है? तो निर्जाति जो प्रणाली है यानी एथनोमेथोडोलॉजी जो है, एथनोमेथोडोलॉजी में हम आत्मवाचक रूप से बेआत्मवाचक रूप से उत्तरदायी है, यानी रिफ्लेक्टिव एक्शन की इसमें बात की गई है। रिफ्लेक्टिव एक्शन की इसमें बात की गई, ठीक, यानी इसका एक सही हो जाएगा। निर्जाति प्रणाली में आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते। हेराल्ड गारफिंकल ने निम्नलिखित में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना माना है? मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना संस्थाओं द्वारा निर्मित सामाजिक तत्व, सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना, सामाजिक क्रिया की वस्तुनिष्ठता को मानना, सदस्यों द्वारा उपलब्ध और मूल्यों से सामाजिक क्रिया को निर्मित करना। नहीं, इसका भी सही हो जाएगा। सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठता, सामाजिक तत्वों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धता के रूप में प्रयोग करना, यही एथनोमेथोडोलॉजी का मूल उद्देश्य है। एथनोमेथोडोलॉजी क्या चाहता है कि जो हमारा जीवन है या हमारा जो सामाजिक वर्ड है, इस सामाजिक वर्ड के यानी जो हमारा सोशल वर्ड है, इस सोशल वर्ड की यदि आप यथार्थ को समझना चाहते हो तो जो विधियां हैं, जिन विधियों को व्यक्ति प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में, हमें उन विधियों को समझना पड़ेगा, तभी हम वस्तुनिष्ठ तत्वों की को प्राप्त कर सकते हैं। हेराल्ड गारफिंकल ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराल्ड गारफिंकल ने व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? बहुत याद रखना है। तो एटसेट्रा जो है इसका तो प्रयोग किया है थ्योरीज का। स्वतः मान लिए गए बिल्कुल किया है। दिखावा करना ये भी उन्होंने बात की है, लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस की बात इन्होंने नहीं की है। ये तो अन्य सिद्धांतकार का है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि अन्य सिद्धांतकार कौन है जो डिस्कोर्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये वाला लेक्चर पढ़ा के आया हूँ। डिस्कोर्स की बात किसने की है, डिस्कोर्स एनालिसिस की बात किसने की? हेराल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, फिर भी निम्न में से एक को उनकी सूची से अलग किया जा सकता है। हेराल्ड गारफिंकल किससे प्रभावित थे? अल्फ्रेड स्विट्ज से प्रभावित थे, क्योंकि एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो फेनोमेनोलॉजी से ही निकली हुई है, या फेनोमेनोलॉजी से ही ये बहुत ज्यादा। तो हसरेल से भी ये प्रभावित थे, टालकाट पार्सन से भी ये प्रभावित थे, और आप देखोगे तो गॉफमैन ने भी, मतलब गॉफमैन से प्रभावित नहीं थे, लेकिन गॉफमैन ने भी एथनोमेथोडोलॉजी में बहुत योगदान दिया। लेकिन हेराल्ड गारफिंकल आर.के. मर्टन से प्रभावित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही। हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार या हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार एथनोमेथोडोलॉजी को समझने के लिए दो अवधारणाएं मुख्य हैं। भाई, एथनोमेथोडोलॉजी उत्तेजना की बात करता है? बिल्कुल नहीं। चेतना और वास्तविकता की, सार और सार की बात तो फेनोमेनोलॉजी करता है। एसेंस की बात जब और सात ध्यान आगे पढ़ते हैं। चिंतनशीलता और विवरण, इसकी बात इन्होंने की है, विवरण डिस्क्रिप्शन की बात इन्होंने हेराल्ड गारफिंकल ने अपनी थ्योरी में। डॉक्यूमेंट्री जो मेथड है या डॉक्यूमेंट्री जो पद्धति है, इसमें हम क्या कहते हैं, समाज के विश्लेषण की गणना करने का एक तरीका है। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ पहले वाले मेथड, उसमें लेक्चर में डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है कि समाज क्या है कि एक दस्तावेज की तरह है, और हम जब इस समाज को देखते हैं तो यह डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमारे सामने या डॉक्यूमेंट्स के रूप में यह। निर्जाति पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, कई बार बता के आया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन, अरे वही घिसा पिटा क्वेश्चन कितनी बार पूछेंगे। हेराल्ड गारफिंकल ने निर्जाति पद्धति शास्त्र का प्रयोग कब किया? 1967 में, ठीक है। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी इनकी पुस्तक आई थी।
तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न हमने आपको एथनोमेथोडोलॉजी के बता दिए। और अगर आप एथनोमेथोडोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसी के पहले वाला एक है, तो उसमें मैंने एथनोमेथोडोलॉजी को बहुत अच्छे से बताया है। आप वहां पर जाके इसको हमारा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। इसका पहला लेक्चर, ये तो पार्ट 2 है एथनोमेट। और यदि आप हमसे गूगल मीट पर पढ़ना चाहते हैं, हमारा बैच चलता है शाम को 6:30 से। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें, आप बैच ज्वाइन करें और अपनी सफलता को निश्चित करें। ठीक है, इस पर ज्वाइन करें। गूगल मीट पर मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाता हूँ, तो आप इस नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।